सेशन तक पहुंच गए थे। ये शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस में पढ़ रहे थे? किस में पढ़ रहे थे? चलो ओ, मैं जहां पेन ड्राइव लगाता हूं वहीं भूल जाता हूं आजकल यार। चलो वैसे ही बता देता हूं मैं, है ना। कितनी फसलें लिखी बेटा? मूंगफली की लिख ली? जी जी। तो मूंगफली के बाद कौन सी फसल है? तिल। तिल में लिखना RT46। फिर कौन सी फसल है बेटा? सरसों। सरसों में पूसा जय किसान, जिसका वास्तविक नाम क्या है? वायो 902। और एक और है पूसा बोल्ड। फिर इसके बाद उटद T9 और बरखा। फिर मूंग। मूंग में पूसा बैसाखी। फिर मोठ। मोठ में जड़िया ज्वाला और RMO40। ये जड़िया और ज्वाला जोबनेर से विकसित है। फिर चवला में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और गवार, ये गवार में है दुर्गापुरा सफेद। और इसके अलावा है RGC 936, ये JET 2013 में पूछी हुई है, 1003। फिर चना और अरहर, 2 बज गया। चने में RS 1011 और अरहर प्रभात उपास 120, है ना, UPS 120 और ICPL 151। ये JET 2021 में पूछी हुई। ये हो गई किसमें खत्म। हाँ बेटे, पूछा बैसाखी मूंग की। मैंने नहीं पढ़ा बेटा कोई सा। तूने पढ़ा क्या? फसल चक्र, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉप रोटेशन। देखो ऐसा माना जाता है कि फसल चक्र के जनक है नॉर्फोर्क। कौन है बेटा? और फसल चक्र का अध्ययन कहलाता है सीरियोलॉजी। क्या कहलाता है? सीरियोलॉजी। तो फसल चक्र का जनक किसको माना जाता है? नॉर्फोर्क। पर ये नॉर्फोर्क कोई आदमी नहीं है, एक द्वीप का नाम है, एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम क्या है? नॉर्फोर्क। वहां के लोगों ने सबसे पहले देखा 1730 में कि लगातार एक जैसी फसलें उगाने से मृदा की उर्वरता तेजी से कम होने लगती है और वो जगह फिर ठीक से खेती करने के लायक बची भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर साल में कोई किसान 3 फसल लगाता है तो 3 में से एक फसल जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल की होना चाहिए। इसी को फसल चक्र का ओरिजिन माना जाता है, उत्पत्ति माना जाता है। बाद में इसको अपने एग्रीकल्चर वालों ने क्या बना दिया? जनक, आदमी बना दिया। कोई पूछे फसल चक्र का जनक कौन है तो नॉर्फोर्क ही है ना। अब बात आती है फसल चक्र की परिभाषा। देखो फसल चक्र क्या होता है? तो एक निश्चित खेत में, अरे खेत, निश्चित समय के लिए उगाई जाने वाली फसलों को इस तरह से अदल बदल कर बोना जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे और अधिकतम घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, फसल चक्र कहलाता है। क्या परिभाषा बेटा? एक निश्चित खेत में निश्चित समय तक उगाई जाने वाली फसलों को इस प्रकार से अदल बदल कर बोना जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे और अधिकतम घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। कहीं भी अधिकतम लाभ नहीं लिखा है ना। तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना फसल चक्र का उद्देश्य नहीं है, अधिकतम घरेलू आवश्यकता। देखो लगातार इतने सालों से हम खेती कर रहे हैं, अगर लगातार एक जैसी अनाज वाली तो मृदा की उर्वरता धीरे 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 खत्म हो जाएगी। और मृदा जो है डायनामिक बॉडी, सॉइल इज ए नेचुरल डायनामिक बॉडी, इसको इंसान नहीं बना सकता है। अगर एक बार मृदा खराब हो गई तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फसल चक्र बनाया गया जिसको हम टिकाऊ खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? वो खेती जिसकी उर्वरता निरंतर बनी रहे, क्या कहलाती है? टिकाऊ खेती। तो फसल चक्र किसका भाग है? टिकाऊ खेती का भाग है। इसका उद्देश्य कभी भी अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। तो परिभाषा समझ में आई क्या? पक्का? के बोल के लिखो, लिखो फिर यहां तक, फिर बोल के लिखो। फसल चक्र ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? कमेंट कर रहे होंगे वो कि सर कट रहा है, ऊपर का बोर्ड दिख नहीं रहा है सर। लिख लिया?
कोशिश करेंगे कि दिसंबर आने तक कोर्स खत्म हो जाए। ठीक है, चलो। लिखा एक निश्चित खेत में निश्चित समय तक उगाई जाने वाली फसलों को इस प्रकार से अदल बदल कर लगाना जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे एवं अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। क्या कहलाता है बेटा? फसल चक्र कहलाता है। तो फसल चक्र के दो मुख्य उद्देश्य तुमने परिभाषा में लिखे, बताओ कौन से दो उद्देश्य हैं? मृदा उर्वरता बनी रहे और अधिकतम घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। अब कोई आपसे पूछे कि फसल चक्र अपनाने के लाभ क्या है? फसल चक्र के लाभ तुम बता सकते हो क्या लाभ है? बताओ। मृदा उर्वरता बढ़ती है ना? और क्या होता है? मृदा कटाव कम होता है, अधिकतम आवश्यकताओं की और चौथा है कीट रोग एवं खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। तो केवल 4 प्रमुख लाभ अपन पढ़ेंगे कि मृदा उर्वरता तो बढ़ती है, मृदा का कटाव कम होता है, अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और साथ ही साथ कीट रोग और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर आता है फसल चक्र के सिद्धांत। देखो मुझे एक बात बताओ कि 2 प्रकार की फसलें हैं, एक होती है अनाज वाली फसलें और एक होती है दलहनी फसलें। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि उपज प्रति हेक्टेयर, इसको हम उत्पादकता कहते हैं, किसमें अधिक होती है? अनाज में अधिक होती है और दलहनों में कम होती है। लाभ प्रति हेक्टेयर अनाजों से अधिक मिलता है और दलहनों से कम मिलता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता अनाजों की अधिक होती है और दलहनों की। मृदा पर प्रभाव अनाजों का कैसा होता है? हानिकारक, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और दलहनों का कैसा होता है? लाभदायक। क्यों लाभदायक है? क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? अनाज वाली फसलें नहीं करती है, दलहनी फसलें करती है। तो मृदा उर्वरता की दृष्टि से कौन लाभदायक है? दलहनी फसलें। और पैसों की दृष्टि से कौन लाभदायक है? तो फिर किसान क्या करते हैं? लगातार अनाज वाली फसलें उगाते हैं और इसी कारण से फसल चक्र की आवश्यकता महसूस हुई। तो ऐसी किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे और अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए? उन्हीं को क्या कहा हमने? फसल चक्र के सिद्धांत। जैसे अदलहनी फसलों के साथ, ऐसा तो मिश्रित फसल और सेशन में पड़ा, यहां तो एक है ये बॉस से अपनी क्या हो गई ना, मैं दिखाई दे रहा हूं बेटा? चलो, तो एक बार ये बॉस से मेरी लड़ाई हो गई। ये आदमी वैसे ही देख ही रहे हो तुम इसको इतने महीनों से। अब मैं क्या हाथापाई में भरोसा नहीं करता, मैंने कहा चल कल देखें, पर मेरे को नींद नहीं आ रात में। तो मेरे एक दोस्त का कंस्ट्रक्शन का काम, मैंने कहा तेरा वो रोलर दे देना रोड वो बराबर करने का। बोले क्या करेगा? मैंने कहा दे दे, क्या पेट्रोल खाता है डीजल? बोले वो 1 घंटे में 15 लीटर। मैंने कहा ठीक है चलेगा, कोई नहीं। मैंने उसमें 100 लीटर पेट्रोल डीजल डलवाया और इसके खेत में रात भर चलाया। फिर मैंने हथौड़ा मार के खेत में देखा, आवाज आई टन। मैंने कहा हो गया काम खत्म है। अब ये सुबह गया बेल और हल लेके, इसने कोशिश करी तो वो जो बेल है वो हल तो इसके हाथ में रह गया और बेल डंडी लेके चले गए। इसने कहा कि अच्छा, इसने प्लव लगाया खेत में और प्लव जैसे जमीन पे टच हुआ ट्रैक्टर आगे से ऊंचा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मृदा कठोर हो गई। अब इसका खेत खराब हो गया क्या? जैसे भी बुलाना पड़ेगी है, या तो वो छत खोदने की मशीन देखिए तुमने। इसको कुछ नहीं करना है, बस उस खेत में सिंचाई करना है। क्या करना है? पानी देते ही वो मिट्टी फिर से वैसी हो जाएगी, क्योंकि मृदा में फूलने वाले गणित, मतलब मृदा के अंदर सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, खुद में सुधार कर सकती है और ऐसा हो पाता है उसके अंदर उपस्थित मिनरल्स और सूक्ष्म जीवों के द्वारा। फसल चक्र में अपन कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, बस एक बार ज्यादा उत्पादन लेने के लिए ज्यादा इनपुट डालते हैं, दूसरी बार मृदा को रेस्ट दे देते हैं। क्या करते हैं? तो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव उस मृदा को वापस सुधार लेते हैं। जैसे एक बार अदलहनी फसल लगाई ज्यादा पैसे कमाने के लिए, दूसरी बार क्या लगा दी? दलहनी फसल की जल मांग भी कम है, उर्वरक आवश्यकता भी कम है, अवधि भी कम है, जड़ें भी गहरे और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती है। इसीलिए फसल चक्र के लिए बेस्ट फसलें किसको माना जाता है? दलहनी फसल। एक बार उतली जड़ वाली लगाई तो वहां ऊपर ऊपर से पोषक तत्व, अगली बार गहरी जड़ वाली लगाई ताकि मृदा में वायु संचार भी बढ़े और निचली परतों में से भी पोषक तत्वों का अवशोषण हो। एक बार ज्यादा जल मांग वाली लगाई। हम जानते हैं अधिक सिंचाई करने से मृदा अम्लीय हो जाती है, मृदा से खनिज लवणों का निष्कालन हो जाता है, मृदा की भौतिक दशा खराब होती है। तो एक बार ज्यादा वाली पानी वाली, क्योंकि बार बार पानी देंगे तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होगी जल भराव के कारण, इसलिए अगली बार कम जल मांग वाली, ताकि मिट्टी में खुद को सुधारने का समय मिल जाए। एक बार अधिक उर्वरक चाहने वाली, जैसे अपन उगाते हैं सब्जियां, फूल गोभी है, आलू है, गन्ना है, इनमें बहुत उर्वरक देना पड़ता है बार बार, इससे मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत कम हो जाती है। फिर अगली बार कम उर्वरक आवश्यकता वाली फसल उगाएंगे, जिससे क्या होगा? फिर रेस्ट मिल जाएगा मृदा। एक बार ज्यादा भू परिष्करण करेंगे, फिर बार बार मिट्टी, तो मिट्टी का जो आपस में चिपकने का गुण है उसको कहते हैं मृदा उर्णन। क्या कहते हैं बेटा? वो मृदा उर्णन जो है बार बार भू परिष्करण करने से उल्टा हो जाता है, चूर्णन हो जाता है, डिफ्लोक्यूलेशन। क्या हो जाता है?
मिट्टी जो है धूल में बदलने लगती। तो एक बार तो अपन ज्यादा भू परिष्करण कर लेंगे क्योंकि हमारी जो फसल है उसको ज्यादा आवश्यकता है ना, फूल गोभी में सबसे ज्यादा भू परिष्करण करना पड़ता है। फिर अगली बार मृदा को रेस्ट दे देंगे ताकि वो जो सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ है वो वापस उन्नयन करने लग जाए। मृदा के कटाव को तो हमेशा ही रोकना है, तो इसके लिए फसलें उगाएंगे और घर वाली कोबरा फोड़ दे अगर फल सब्जी और दलहन तिलहन नहीं उगाए तो, है ना। अरे घरेलू आवश्यकता भी होती है ना किसान की, अपने यहाँ तो बूटे ही लगा देते, क्यों लगा बोले खाने के लिए। मेरे ताऊ जी ने चने लगाए 5 बीघा में, पूरे गांव में किसी ने नहीं लगाए। तो उन्होंने उनके बेटे ने पूछा कि ये क्यों लगाए, बोले खाने के लिए। बोले 5 बीघा के चने खाने के लिए। बोले देख तू वहां शहर में रहता है, काम धंधा करता है, लाखों रुपए कमाता है, कभी तूने 4 आदमी बुला के जिमाए क्या। बोले नहीं। बोले तो मुझे जिमा लेते। वो सारे चने खा गए, गांव वाले भी खा गए, बंदर भी खा गए, नील गाय बंदर सब खा गए, बराबर हो गया मामला, 70,000 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, इच्छा उनकी भंडारा करा उन्होंने। तो ऐसे घरेलू आवश्यकता पूरी करना पड़ती है ना। तो ये कितने हो गए बेटा अपने पास? 7। बताओ कौन कौन से 7? अदलहनी फसलों के बाद दलहनी फसल, दूसरा उतली जड़ के बाद, फिर अगला है अधिक जलमांग के बाद कम जलमांग वाले, फिर अगला अधिक उर्वरक आवश्यकता के बाद कम उर्वरक, और अगला कहां से रुक गए थे ये तो बता। जाने वाली फसलों को इस प्रकार से अदल बदल कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और अधिकतम घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, फसल चक्र कहलाता है ना। फिर हमने पढ़ा फसल चक्र के लाभ क्या होते हैं, है ना। तो लाभ में हमने देखा मृदा उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी का कटाव कम होता है, अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, कीट रोग एवं खरपतवारों का प्रकोप भी कम होता है। अब ये सब बातें पूरी करने के लिए हमको कुछ सिद्धांत बनाने पड़े जिनको हम क्या कहेंगे बेटा, फसल चक्र के सिद्धांत। और सिद्धांत क्या कहता है कि अगर पहली फसल लेग्यूमिनेसी कुल की नहीं है तो फिर अगली फसल कैसी होना चाहिए, लेग्यूमिनेसी कुल। तो इसको लिखते हैं अदलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलें लगाना चाहिए। दूसरा, कम गहरी जड़ को क्या लिखते हैं अपन, उतली जड़। तो उतली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल लगाना चाहिए। अधिक जलमांग वाली के बाद कम जलमांग वाली फसल लगाना। अधिक उर्वरक आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम उर्वरक आवश्यकता वाली फसल लगाना चाहिए। अधिक भू परिष्करण के बाद कम भू परिष्करण आवश्यकता वाली फसलें लगाना चाहिए। अगर मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें लगाएंगे तो हमारे खेत की उपजाऊ मिट्टी बह के बाहर नहीं जा पाएगी और घरेलू आवश्यकताओं के लिए दलहन तिलहन फल एवं सब्जियों को फसल चक्र में सम्मिलित करना चाहिए। क्लियर है मामला? ऑनलाइन वालों समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नोट्स जो है इसमें से आज के लिख लेना तुम, ये फाइल सेव कर दूंगा मैं, 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगी, तो तुमको ज्यादा परेशान तो कह मुझे लगा सर आगे बढ़ गया ये तो पढ़ा दिया। अरे घनश्याम तू भी क्या यार, तो इतना ज्यादा उत्साहित व्यक्ति है ये। चलो चले आगे। अब हम पढ़ेंगे फसल चक्र सघनता। क्या पढ़ेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसमें कंफ्यूज होने की वजह से हम सही उत्तर नहीं लगा पाते। फसल चक्र सघनता, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, शॉर्टकट में कहते हैं रोटेशन इंटेंसिटी। एक परिभाषा लिखो इसकी, लिखो फसल चक्र सघनता। लिखा? लिखो फसल चक्र सघनता से तात्पर्य फसल चक्र सघनता से तात्पर्य प्रति वर्ष उगाई गई औसत फसलों की संख्या से है। प्रति वर्ष उगाई गई औसत फसलों की संख्या से है। लिया? तो फसल चक्र से तात्पर्य का क्या मतलब? फसल चक्र सघनता से, फसल चक्र सघनता से तात्पर्य प्रति वर्ष उगाई गई औसत फसलों की संख्या, मतलब एक किसान ने एवरेज कितनी फसल एक साल में उगाई, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फसल चक्र की सघनता। जैसे मान लो प्रश्न आपने से पूछा जाए कि कोई किसान अपने खेत में एक वर्ष में केवल बाजरे की एक फसल ले पाता है, तो उसने एक वर्ष में कितनी फसल ली, तो उसकी सघनता हो गई 100%, है। दूसरा, एक किसान अपने खेत में खरीफ में सोयाबीन और रबी के मौसम में गेहूं की फसल उगाता है तो उसकी सघनता कितनी होगी, 2 फसल 200%। एक किसान अगर सोयाबीन गेहूं और मूंग की फसल एक वर्ष में उगा रहा है तो उसकी सघनता कितनी होगी, 300%। और एक किसान अगर मक्का आलू गेहूं मूंग रिले क्रॉपिंग कर रहा है तो उसकी सघनता कितनी होगी, 400%। मतलब न्यूनतम 100% और अधिकतम 400%। तो जितनी फसलें एवरेज आएगी एक साल में उसमें 100 का गुणा करना है तो क्या जाएगी फसल चक्र की सघनता। पर इस मामले को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उन्होंने किया है, उन्होंने इसमें कुछ सावधानियां बताई। उनका ऐसा कहना है कि फसल चक्र हमेशा खरीफ से प्रारंभ होगा। ये प्रश्न भी आ चुका है जेईटी में कि फसल चक्र हमेशा कब प्रारंभ होता है बेटा, खरीफ से प्रारंभ होता है ना। फिर फसल चक्र सघनता हमेशा प्रतिशत में प्रदर्शित की जाती है। काय में प्रदर्शित की जाती है, मतलब इसको काय में बताना हमेशा प्रतिशत, ठीक है। दूसरा उनका ऐसा मानना था कि हरी खाद
तथा पड़ती भूमि को फसलों की संख्या में नहीं गिनना है। हरी खाद किसको कहते हैं? जब पोषक तत्व बढ़ाने के लिए दलहनी फसलों को मृदा में वापस दबा दिया जाता है, उनसे उपज नहीं ली जाती, तो इसको क्या कहते हैं? हरी। पड़ती का मतलब क्या है? जब एक मौसम के लिए जमीन में कोई भी फसल नहीं उगाई जाती, उसको खाली छोड़ दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो हरी खाद और पड़ती को फसलों की संख्या में नहीं गिना जाता है। अच्छा, अगला उन्होंने कहा, अच्छा इसमें एक चीज जो किसी बुक में नहीं लिखी वो बता देता हूं मैं तुमको, कि हरी खाद और पड़ती भूमि को फसलों की संख्या में तो नहीं गिना जाता है, पर उनकी अवधि तो आपको गिनना है ना। कई बार बच्चे क्या है, अवधि नहीं गिनते। मतलब मान लो किसी ने खरीफ में पड़ती छोड़ के और रबी में गेहूं उगा लिया, तो खरीफ और रबी दो मौसम गिने जाएंगे, एक ही नहीं गिना जाएगा। ठीक है। मिश्रित फसलों को एक ही फसल गिना जाता है। अब मिश्रित फसल कैसे पता लगेगी हमको? जब दो फसल के बीच में प्लस लगाओ, गेहूं प्लस सरसों, अभी दो फसल हुई कि एक हुई? एक फसल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये एक ही मौसम में एक ही खेत में लगी हुई है, तो फसल चक्र में केवल ऋतुएं गिनना है फसलों की। ठीक है। अब बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं कि न्यूनतम सघनता 100%, और कुछ लोग कहते हैं कि अधिकतम सघनता 400% हो सकती है। अच्छा, न्यूनतम किसमें आएगी? मोनोक्रॉपिंग में। जब एक किसान एक वर्ष में केवल एक ही फसल लगाता है, तो वो क्या कहलाती है? मोनोक्रॉपिंग। उसकी सघनता हमेशा कितनी होती है? 100%। और 400 किसमें आएगी? रिले क्रॉपिंग, है ना। एक वर्ष में अगर 4 फसलें लगा रहा है तो 400। अब अवधि में अपने को खरीफ रबी खरीफ रबी खरीफ रबी गिनना है, पर अगर रबी के बाद सिर्फ जायद आ जाए और मामला खत्म हो जाए, यानी मूंग उड़द लिखा हो और फसल चक्र खत्म हो रहा हो, तो उसको कायम काउंट करना है जायद में, उसको अगले साल में नहीं ले जाना है ना। तो आपको दो चीजें देखना है, एक तो वर्ष हमेशा संपूर्ण होते हैं, मतलब एक के बाद सीधे कितने साल लेना है? 2, 1.5, 2.5, पौने 3 ऐसे नहीं गिनना है ना। तो वर्ष हमेशा संपूर्ण होंगे, जैसे 1, 2, 3 या 4 वर्ष। तो बताओ फसल चक्र न्यूनतम कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का। अधिकतम कितना होगा? सामान्यतः फसल चक्र कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। कोई पूछे ना सामान्यतः फसल चक्र की अवधि कितनी होती है? 1। कभी भी 1.5 या 2.75 वर्ष नहीं होते, है ना। बुक्स में आधे नियम नहीं लिखते हैं, फिर बाद में कैलकुलेट करके बता देते हैं, अपन कंफ्यूज होते रह जाते हैं, है ना। तो साल हमेशा कैसे होते हैं? पूरे पूरे। जब भी कहीं गन्ना लिखा हो, तो इसका 1 साल पूरा लेना है। मतलब गन्ने के बाद गेहूं लिखा है, तो गेहूं को अगले साल में डाल देना है ना। तो गन्ने के पहले के वर्ष अलग से गिने जाते हैं और बाद के वर्ष अलग से गिने जाते हैं। गन्ने के बाद अगर पेड़ी लिखा हो, गन्ना और पेड़ी, पेड़ी का मतलब क्या होता है बेटा? रेटूनी। जब पिछली फसल के अवशेष से अगली फसल उगा ली जाती है, तो एक वर्ष इसका और एक वर्ष इसका, कितने वर्ष हो जाएंगे? 2 वर्ष गिनना है। ठीक है। बस गन्ना नहीं आया। अब मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। अभी तक तो तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया है, नहीं आया ना। मैं बताता हूं तुमको। अपन एक फसल चक्र देखते हैं। पहली बात तो मैं तुमको बता देता हूं, जब भी अगर कहीं बाजरा लिखा हो, क्या ये फसल चक्र है? नहीं है, क्योंकि फसल चक्र में तो चक्र बनने के लिए कम से कम 2 फसलें चाहिए, फिर भी पूछते हैं, है ना। अरे टेक्निकल एरर खुद ही करते हैं पेपर, वो डेढ़ होशियारी वाला मामला है। तो ये फसल चक्र नहीं है टेक्निकली, तो फिर भी पूछ ले कि बाजरा फसल चक्र की सघनता बताइए, 100% लगा के जाना। ठीक है। नहीं समझे? या तो फिर बाजरा पड़ती लिख दे, तो भी 100%, है ना। तो फसल चक्र दो तरह से लिखे जाते हैं, देखो अभी तक। सोयाबीन, गेहूं, ये प्रदर्शित करता है कि सोयाबीन के बाद गेहूं होगा, ये माइनस है ना, डैश बाद। अगर सोयाबीन प्लस मक्का लिख दे, इसका मतलब क्या है? ये एक साथ लगाया था, तो जब भी प्लस आए एक साथ लगाए, जब भी माइनस आए एक के बाद एक फसल। क्लियर है मामला? तो ये तो फसल चक्र पढ़ने का तरीका। अब फसल चक्र सघनता निकालने के लिए अपने को पूरा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। देखो अपन ने क्या लिखा है? फसल बटे वर्ष गुणा 100। अपने को कितनी चीजें चाहिए? 2 ही चाहिए, तो अपन इसको 2 स्टेप में गिनते हैं। क्या निकालना है? फसलों की संख्या पता करना है। दूसरी स्टेप में क्या पता करना है? वर्ष पता करना है, और संख्या वर्ष का भाग लगा 100 से गुणा करना, 2 ही काम करना है। तो अब कोई भी फसल चक्र यदि हमको दिखाई दे रहा है, तो हमको केवल 3 सवाल खुद से पूछना है। कितना पूछना है? पहला सवाल पूछना है कि क्या कहीं पड़ती भूमि या हरी खाद दिखाई दे रहा है? यदि हाँ, तो उसके ऊपर 0 लिख देना। क्या लिख देना? उस फसल को गिनती में नहीं गिनेंगे। दूसरा सवाल पूछना है कि क्या इस फसल चक्र में कहीं भी प्लस का निशान है? यदि हाँ, तो उन दोनों फसलों को एक ही डब्बे में बंद कर देना है। ठीक है। तीसरा सवाल पूछना है कि इस फसल चक्र में कहीं गन्ना दिखाई दे रहा है या पेड़ी दिखाई दे रहा है? बिना गन्ने के पेड़ी तो लिख नहीं सकता डायरेक्ट, है ना। अगर हाँ, तो फिर उसमें वर्ष गिनने में ध्यान देना है, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देना। अगर ये तीनों सवाल जिंदगी भर याद रहे, तो फसल चक्र सघनता का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। चलो अपन ट्राई करते हैं। लिखो 2-4 सवाल। पहले फसलों की संख्या गिनना है, फिर वर्ष गिनना है, संख्या में वर्ष का भाग लगाना है, 100 से गुणा कर देना है ना। अब मैं 10 एक सवाल दे देता हूं तुमको। क्वेश्चन नंबर 1, सोयाबीन गेहूं फसल चक्र की सघनता ज्ञात कीजिए। ये जैसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़े समझने में आसानी रहे ना। फसलों का नाम बदलूंगा, तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन शुरू होने लग जाए।
ये भी फसल चक्र नहीं है ना। अब वो ये माइनस नहीं भी लगाए तो भी माइनस ही समझना है ना। कभी कभी वो क्या करता है, कॉमा लगा देता है। सोयाबीन गेहूं मूंग की फसल चक्र सघनता क्या कीजिए। अब फसल चक्र सघनता निकालने के लिए है ना, अपने को एक बात का ध्यान रखना है। वैसे तो खरीफ से ही प्रारंभ होता है, पर वो जब सवाल पूछा है ना तो भगवान ही मालिक है उसका कि वो क्या ही लिखे उसके अंदर, है ना। वो गेहूं से चालू कर देता है कभी कभी, तो ये उसके विवेक पे निर्भर करता है। ठीक है, और तो क्या सवाल पक्का, इतने काफी है। चलो देखो, अब हमेशा इस रूल को फॉलो करेंगे तो जिंदगी भर फसल चक्र का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस दिन ये रूल भूल गए खेल खत्म। अब बताओ फसल चक्र देखते हैं, क्या सवाल पूछना है सबसे पहले। कहीं भी हरी खाद या प्रतिभूमि लिखा है? नहीं। कहीं भी प्लस का निशान है? नहीं। कहीं भी गन्ना लिखा है? नहीं। सबसे आसान फसल चक्र है, फसलों की संख्या गिनना है, एक और एक। सोयाबीन का पता है खरीफ में, और गेहूं का पता है कितने साल हो गए, एक ही हुआ है ना। कितने प्रतिशत आएगी, 200%। वेरी गुड। अब देखो फिर से पूछो, हरी खाद प्रतिभूमि लिखा है क्या, प्लस का निशान है क्या। अगर प्लस का निशान है तो फिर एक शर्त लागू हो गई। गन्ना लिखा है क्या, अब फसल संख्या गिनेंगे, एक, तीन हो गई। देखो गेहूं और सरसों एक साथ एक ही खेत में एक ही मौसम में लगे, ऐसे तो मैं 10 फसल लगा दूं एक ही मौसम में तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए ऋतु गिनी जाती है। खरीफ और एक रबी दो ही फसल ली, इसलिए ये भी क्या जाएगा, 2/1 गुणा 100 बराबर 200%। फिर सोयाबीन मक्का गेहूं सरसों, इसमें क्या करूं बताओ तुम। जहां जहां भी प्लस लग रहा है वो दोनों मिला के क्या हो जाएगी, तो यहां एक फसल हो गई और यहां दूसरी फसल हो गई, है ना। अब कितनी फसलें हुई बताओ, और वर्ष कितने हो गए हैं? 4 नाम लिखा, एक ही वर्ष हुआ अभी। कैसे, वो दोनों खरीफ में थे और ये दोनों, तो आंसर क्या आएगा, 200%। इसमें बताओ, हरी खाद या प्रतिभूमि लिखा है, कहां लिखा है, प्रति लिखा है क्या, तो इसको क्या कर देंगे, ये 0। और ये कितनी फसल हो गई, वर्ष आधा, एक से कम कभी भी। अब आगे तुम करो, देखें, चलो बताओ इसका क्या आएगा, है पक्का, इसका है 100 के 200। देखो मैं तुमको बताता हूं जिंदगी में, है ना, हरी खाद तो मूंग की भी दे सकते हैं, उड़द की भी दे सकते हैं, है ना। हरी खाद को फसल चक्र में हरी खाद लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, हरी खाद, है ना, ऐसे। अगर सनई लिखा है तो फिर वो तो रेशे के लिए भी उगा सकता है, चारे के लिए भी उगा सकता है, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए भी उगा सकता है, तो फिर इसको अपनी मर्जी से हरी खाद में नहीं डालना है। ये वो गलती है जो तुम एग्जाम में कर सकते हो, इसलिए मैंने यही करवा दिया। ठीक है, मैं तो फिर डेंचा लिखूंगा वो भी हरी खाद में डालो। तुम कौन होते हो कहीं डालने वाले। तो फसल चक्र में हरी खाद को कैसे लिखते हैं, मैं चाहता था सनई लिख देता, है ना। तो हरी खाद मतलब हरी खाद, सनई मतलब सनई। अब बताओ कितनी फसलें हैं, 2 है, एक तो धान और एक चना, तीसरी चौथी बताओ। अरे 2 फसल है कि 4 फसल है, अरे धान तो खा गए अपन उबाल के, फिर अगले साल वापस लगाया। 1 2 3 4, वर्ष कितने हुए, 2 कैसे हो गए, करीब रबी करीब रबी। इसका बताओ, फसल 3 वर्ष 2, एक कैसे। अगर मूंग उड़द पे खत्म हो रहा है तो वो कायम काउंट होगा। अच्छा अगर इसको मैं आगे बढ़ा देता, मान लो इसकी तो 300% सघनता आ गई, ठीक है, करीब कभी जाए, कभी कभी गर्मी लिख देता है तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है, अपनी टेंशन नहीं खत्म, जेईटी वाला ऐसे ही करता है। पर मान लो ऐसा फसल चक्र हो जिसमें यूं करके वापिस से ना लिख दे, अब बताओ क्या होता है। अभी 2 वर्ष ही हो गया है, करीब रबी, ये हटा दो तो याद रखना, अगर मूंग उड़द पे खत्म हो रहा है तो उसको काय में काउंट कर लेंगे अपन, जायद में काउंट कर लेंगे। इसका देखो तुम्हारी क्या समस्या है, तुम डायरेक्ट करने की कोशिश, मैंने तुमको कहा कि वो तीनों सवाल जब तक नहीं पूछोगे फसल चक्र सघनता इजी नहीं। बताओ प्रतिभूमि हरी खाद लिखा है क्या, प्लस का निशान है क्या, बस गिन लो, और क्या, कितनी फसलें हो गई, वर्ष कितने हुए, खरीफ रबी, फिर मूंग आ गया, फसलें तो 4 दिख रही। अब बताओ फसलें तो 3 हो गई, एक वर्ष भाई साहब का पर्सनल है, बाकी एक वर्ष इन दोनों का है। सर ये तो ऐसे थोड़ी आ सकती है, 150 250 वर्ष, 1.5 2.5 नहीं हो सकते हैं, सघनता आ सकती है ना। अब बताओ इसका, फसलें कितनी है, वर्ष कितने हैं, 3 कैसे हुए। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि किसको ये बात समझ में नहीं आई, और बोलो, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, इसमें से कौन सा सवाल नहीं आया, दे दे तो किताब। एक तो कुछ बातें तो अपने दिमाग में घर कर गई कि मुझे ये समझ में आता ही नहीं है, तो वो नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल है देखो,
मैं बताता हूं, मक्का आलू प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता होगी, ये अब आदमी बताएगा ये। हाँ, मक्का आलू प्याज, मक्का माइनस आलू माइनस प्याज, कितनी फसलें हुई, वर्ष कितने हुए, सवाल में कह रहा मक्का आलू प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता होगी, कितनी होगी। तो इधर आ चलिए, अरे हाँ, अरे ऐसे क्या डरना है यार, नौजवान आदमी सुपरवाइजर, तेरे को पूरे गांव को संबोधित करना है, ऐसे थोड़ी काम होगा। हाँ हाँ, बोलने वाला आदमी चाहिए, चुप आदमी थोड़ी चाहिए। हंसेगा कोई नहीं तो उसको भी बुलाऊंगा मैं साथ। लिख मक्का माइनस आलू माइनस प्याज, हाथ नहीं टच होना चाहिए उसे, आलू माइनस प्याज, ये एक वर्ष का फसल चक्र, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब तू मुझे बता कितने सवाल पूछना चाहिए। जब फसल चक्र की सघनता निकालते हैं ना, तो मैंने 3 सवाल बताए, याद है कि नहीं है, ध्यान नहीं है ना, इसीलिए बस। कौन से 3 सवाल है देख, इसमें पूछ देखें, प्रति लिखा है क्या, हरी खाद लिखा है क्या, प्लस का निशान है क्या, गन्ना लिखा है क्या। इसका मतलब बहुत आसान सवाल है, क्या गिनना है, फसलों की संख्या और वर्ष गिन देखें, फसलों की संख्या, अरे फसलों की संख्या गिन, 3 लिख, 3, वर्ष कितने हैं 1 लिख दे, गुणा कर, काय से करना है, क्या आंसर आएगा 150%, तो 300 लिख। अब आया कि नहीं आया तू बता, कैसे आया। बाबा रामदेव ने एक अच्छा मंत्र बताया जीवन में, उनका कहना करने से होगा। हाँ, बहुत छोटी सी लाइन है, और अगला करते हैं, चल कर कर लिख, तुम भी देखो बेटा ध्यान से, बाजरा माइनस गन्ना माइनस पेड़ी माइनस गेहूं, फसल चक्र की अवधि है, ऐसा प्रश्न पूछा। बात कोई नहीं करेगा, बाजरा माइनस गन्ना माइनस पेड़ी माइनस गेहूं की अवधि है, कितने साल का है ये पूछा है। देख गन्ने का 1 साल होता है ना, तो गन्ने पे एक गोला बना दे, बना जल्दी बना, एक इधर पेड़ी पे भी एक और लिख, कितने हो गए। अब गन्ने के पहले का अलग और बाद का अलग, कितने हो गए। वैसे तो 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, पर यहाँ ये थोड़ा कठिन सवाल, मैं समझाता हूँ, तू जा। वैसे तो 4 हो जाना चाहिए, पर एक बात देखो ध्यान से, है ना, ये फसल चक्र चालू कैसे हुआ है, बाजरे से। इसका अर्थ है कि इन्होंने खरीफ में लगा लिया बाजरा, अब 6 महीने पड़ती तो छोड़ा नहीं, छोड़ा क्या, तो क्या लगा लिया, गन्ना लगा लिया। अब ये गन्ना जो है उन्होंने अगले साल इसको काट लिया, और फिर यहाँ पे रबी शुरू होने के पहले फिर काट लिया, मतलब खरीफ खत्म होने के बाद और अगले साल की रबी शुरू होने के पहले गन्ना काट लिया। ये समझ में, तो आधा गन्ना तो यहाँ आ गया और आधा गन्ना यहाँ आ गया, मतलब एक वर्ष तो ये हो गया और दूसरा वर्ष 2.5 साल तक चला गया, और आखिरी में रबी में गेहूं उगा लिया, तो कुल अवधि कितनी हो गई इसकी, 3 वर्ष। महीने से बताऊं, जून जुलाई वाला गन्ना लगाया, कौन सा लगाया, अच्छा इधर शुरू से बताता हूं। सबसे पहले क्या लगाया उन्होंने, बाजरा लगा लिया 1 जुलाई के दिन, ठीक है। फिर 15 अक्टूबर के दिन इन्होंने गन्ना लगा लिया, क्या लगा लिया, लगा लिया। फिर इस गन्ने को इन्होंने पेड़ी भी ले लिया, और इस पेड़ी के बाद फिर 1 नवंबर के दिन गेहूं लगा दिया। इस अक्टूबर से लेके इस अक्टूबर तक इन्होंने गन्ने की कितनी फसलें ले ली, 2 फसलें। नहीं आया समझ में, ये कितना वर्ष है, 1 वर्ष नहीं है, ये 2 वर्ष, कितने वर्ष है, ये अक्टूबर से अगला अक्टूबर, अगले अक्टूबर से वापस अगला अक्टूबर, तो ये कितने साल हो गए, 1 और 1, तो ये वाला तो इसी में इंक्लूड है। तो जुलाई से लेके वापस मार्च तक कुल कितने वर्ष हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। ये थोड़ा कठिन सवाल है, मैंने डाला जानबूझ के, कुछ बच्चे रहते हैं ना फसल चक्र में, ऐसा कोई सवाल नहीं जो मैं हल नहीं कर सकता हूं, उसको ये दे देना, ले ऐस कर, चले आगे। अच्छा और कोई है डाउट वाला, तू भी आएगा, कम ऑन, चल इसके लिए एक सवाल अलग से दे देता हूं मैं। तेरे गांव क्या लगाते हैं खरीफ में, बाजरा प्लस मूंग, ठीक है। फिर जो भी लगा देते हैं क्या, कभी कभी ये चने लगा देते हैं, ये सिर्फ आंसर यही बताएगा। इसकी अवधि कितनी होगी बेटा, है 1 साल, और फसलें कितनी है 2, कितनी सघनता आएगी, बस यही तो करना था, वही कर दिया तूने, आता है तुझे। तू कृषि पर्यवेक्षक बन गया, बधाई हो। कहां से लिखना चाहोगे, यहां से लिखो जल्दी जल्दी। सुपरवाइजर बन गया था, 0.6 से रह गया, कोई नहीं, भगवान चाहे तेरी वेटिंग क्लियर हो जाए, कि वेटिंग के बाद भी रह गया, फिर तो दिक्कत। अब सोचो कितना बुरा लगता होगा उसको, कोई बात नहीं, तो डबल बन जाना। अब मुझे नहीं लगता फसल चक्र का प्रश्न गलत करके आओ तुम, सकते हो कि नहीं, नहीं कर सकते हो। देखो पहले जब मैं पहली बार आया था तो पूरा हॉल भरा था, इस कोने से लेके उस कोने तक,
फिर अचानक से सुपरवाइजर्स की कमी हो गई दुनिया में। ए, हाँ, शस्य सघनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी, है ना। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसको कहते हैं? तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जनरली किसी देश की, किसी राज्य की, किसी जिले की निकाली जाती है ना। देखो इसको एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि एक है हरेराम काका और एक है उनका भतीजा घनश्याम। दोनों के पास 10 हेक्टेयर जमीन है। अब किसी ने हरेराम काका से पूछा कि आपने क्या लगाया? बोले सोयाबीन, गेहूं, मूंग, एक साल का फसल। घनश्याम से पूछा, बोले तूने क्या लगाया? बोले मैंने कपास या सोयाबीन, सेम कर देते अपन, सोयाबीन और गेहूं। अब बताओ कौन ज्यादा फायदे में रहा? हरेराम काका। पर मेरा मन नहीं माना क्योंकि घनश्याम पढ़ा लिखा आदमी है, वो ऐसा कर सकता है? नहीं। तो मैंने हरिराम काका से पूछा, बोले 10 में से आपने सोयाबीन कितने हेक्टेयर पे लगाया? बोले 10 का 10। इसे पूछा, बोले 10। मैंने इनसे पूछा गेहूं, बोले पानी कम था यार, 4 हेक्टेयर पे लगाया। फिर बोले नहर चालू हो गई तो 1 हेक्टेयर पे मूंग भी लगा दिया। मैंने पूछा घनश्याम गेहूं? बोले 8 हेक्टेयर। तो फसल चक्र सघनता केवल प्रति वर्ष उगाई गई फसलों की औसत संख्या को ही प्रदर्शित करती है, जबकि फसल सघनता यह दर्शाती है कि किसान ने भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया है। लिखो, शस्य सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। लिखा बेटा? लिखो, शस्य सघनता यह दर्शाती है कि, शस्य सघनता यह दर्शाती है शस्य सघनता यह दर्शाती है कि किसी निश्चित वर्ष में किसान ने भूमि का उपयोग, कि किसी निश्चित वर्ष में किसान ने भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया है। अब यहां पर एक सूत्र है, कुल कृषि क्षेत्र बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणा 100। तो अपने केस में पहले में बताओ, शुद्ध कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं? खेत का आकार, जो दोनों के पास कितना था? 10 हेक्टेयर। कुल कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं? कुल या सकल। इसमें लिखना है खरीफ प्लस रबी प्लस जायद में बोया गया क्षेत्र। तो हरिराम काका ने खरीफ में कितना बोया था? 10, और रबी में कितना बोया? 4, और जायद में कितना बोया? 1। तो कुल कितना हो गया? 15 हेक्ट। तो 15 बटे 10 गुणा 100, हरिराम काका की सघनता कितनी आई? 150%। अरे 15 बटे 10 करेंगे तो 150% ही उत्तर आएगा ना, है ना। फिर घनश्याम की कितनी निकली थी? 18 हेक्टेयर। इसकी कितनी आएगी? 100। तो ज्यादा अच्छे से उपयोग किसने किया? घनश्याम ने। अगर किसान के पास सिंचाई की ज्यादा सुविधा रहेगी तो सघनता ज्यादा बढ़ेगी, अगर कम सुविधा रहेगी तो सघनता कम बढ़ेगी। याद रहेगा ऐसा? नहीं आया समझ में कुछ भी? मुझे ऐसा लग रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं पहले तो ये बताओ, है? अरे भाई मान लो जैसलमेर में किसी के पास 2 किलोमीटर जमीन है और अलवर में किसी के पास 50 बीघा जमीन है, कौन ज्यादा फायदे में है? क्यों ज्यादा फायदे में है? क्योंकि उसके पास सिंचाई की व्यवस्था है। वो 1 हेक्टेयर जमीन में जैसलमेर से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि वो खरीफ की भी उगाएगा, रबी की भी उगाएगा, हो सकता है जायद की भी उगा ले। तो वही तो दर्शा रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, कि किसान के पास कृषि योग्य जितना क्षेत्रफल है उसको हम कहते हैं शुद्ध क्षेत्रफल। अब कुछ किसान केवल एक ही बार उस पर बुआई करते हैं तो उनकी सघनता 100% आती है। किसी के पास सिंचाई की सुविधा है तो 150%, 200%, 250% आ सकती है। और ये निकालते हैं कंट्रीज की। जैसे भारत की शस्य सघनता कितनी है? 155% हो गई। कितनी हो गई बेटा वर्तमान? इसके पहले 142 लिखी जाती थी। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में चालू हुई, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 155% हो गई। राजस्थान की कितनी है? लगभग 133% मानते हैं अभी, है ना। कुछ कुछ रिपोर्ट्स में 137, 136% भी दिया गया है ना। चार ऑप्शन देखना है, फिर अपन करंट की जो बुकलेट देते हैं 4-5 पेज, उसमें सब लिखा रहता है, ठीक है। अब बताओ भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल है 141 मिलियन हेक्टेयर, और नहीं, शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल है 141 मिलियन हेक्टेयर, और कुल बोया गया क्षेत्रफल होता है लगभग 201 मिलियन हेक्टेयर। तो 200 बटे 141 गुणा 100, क्या आंसर आएगा? इसी के आसपास आना चाहिए, है ना। तो भारत का शुद्ध कृषि क्षेत्रफल कितना है? 141 मिलियन हेक्टेयर। और कुल कितना है? ये सब अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग डेटा देते हैं ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग देगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग देगा, भारत का जो बजट सर्वे होता है वो अलग देता है। उनके डेटा कभी भी मैच नहीं खाते हैं, तो अपने ज्यादा लोड नहीं लेना, एक कोई सा भी याद कर लेना, है ना। अपन रेफरेंस लगा देंगे। और वैसे भी बहुत दूर दूर आते हैं ऑप्शन, 200 हेक्टेयर, 300 मिलियन हेक्टेयर, है ना। लिख लो, तो कर दूं।
लिखो चैप्टर खरपतवार विज्ञान, वेट साइंस। अब इस वेट साइंस के अपन दो पार्ट पढ़ेंगे, एक इंट्रोडक्शन वाला और एक कंट्रोल वाला, है ना। जैसे खरपतवार की परिभाषा, खरपतवार से होने वाले लाभ, खरपतवारों से होने वाली हानियां, खरपतवारों की विशेषताएं, खरपतवारों का प्रकीर्णन, इसको प्रसरण भी लिखते हैं कुछ लोग, खरपतवारों का प्रवर्धन और खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है। फिर दूसरा पार्ट कहलाता है खरपतवारों का प्रबंधन, और प्रबंधन को अपन अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। जैसे पहला आता है निरोधात्मक उपाय, दूसरा कहलाता है खरपतवारों का नियंत्रण, तीसरा कहलाता है खरपतवारों का उन्मूलन, और चौथा कहलाता है एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, IWM, है ना। हम नियंत्रण भी अपन 4-5 तरह के पढ़ेंगे, जिसमें हम भौतिक यांत्रिक नियंत्रण, कृषि नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण और जैविक नियंत्रण, है ना। इसके अलावा शाकनाशी, फसलें, उनकी मात्रा, शाकनाशियों का वर्गीकरण, व्यापारिक नाम, विषाक्तता त्रिकोण, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इतना बड़ा चैप्टर है, जनरली 15-16 दिन लगते हैं अगर धीरे धीरे लिखो तो, है ना। और धीरे धीरे नहीं लिखना है, तेज लिखना है। क्या हो गया है, एकदम से निकल गई। हंस सकता है तो स्वस्थ आदमी, जिसके 10 लगे रहते हैं वो ना तो चीख सकता है ना हंस सकता है। हंसी जा रहा, मान ही नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रोक लो खुद को। चलो चले आगे। तुम दूर दूर बेटा करो रे, रॉयल की टी शर्ट पहन के आया करो, नहीं तो बाहर रुकवा दूं कल से। है? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चुनाव क्यों लड़ता सरपंच का, यहाँ क्या कर रहा है रॉयल इंस्टीट्यूट। अच्छा, खरपतवार विज्ञान के जनक कौन कहलाते बेटा, जेथरो टुल। और खरपतवार शब्द किसने दिया, जेथरो टुल ने दिया। किसने दिया, जेथरो। अच्छा, मैं पहले वनस्पतिक नाम लिखवा दूं क्या तुमको, हैं? क्योंकि आखिरी में लिखवाता हूं तो तुम याद ही नहीं करते हो, तो पहले ही लिखवा देता हूं। कितने मिनट बचे हुए हैं, 20-25 तो नाम मैं लिखवा देता हूं। तुम्हारा लेक्चर तो नहीं है, किसका किसका है उनका। अच्छा, वो फिर नहीं लिखने देंगे, बाकी अपन कल नहीं रहेंगे बेटा।